के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह और आज का जो हमारा विषय है दैट इज मीडिया साइलेंट मीडिया सदैव रहा है। कुछ हाल फिलहाल के उदाहरण देखते हैं, कुछ इतिहास से भी उदाहरण उठाते हैं। पंजाब में एक इंसान ने क्या किया कि एक आरटीआई लगाई कि केजरीवाल चूंकि चंडीगढ़ में रह रहा है आजकल, तो उसके हेलीकॉप्टर के खर्चे जो हैं उस पर पंजाब सरकार का कितना खर्चा हो रहा है। यह आरटीआई की जो खबर बाहर आई तो कुछ अखबारों ने छाप दी और फिर कुछ यूट्यूबर्स ने भी वहाँ पर चर्चा की। उन अखबारों की बिजली काट दी गई, उनके ऑफिसेस की। कुछ याद आया बिजली काटी गई थी अखबारों की कब? इमरजेंसी के दौरान संजय गांधी ने कटवाई थी। और यह पंजाब, और कौन सा अखबार, छोटा मोटा अखबार नहीं, पंजाब केसरी भारत का प्रमुख अखबार है। दिल्ली में तक आता है उसका एडिशन, तो पंजाब में और हरियाणा में तो जाते ही जाते हैं और ऐतिहासिक अखबार रहा है। तो पंजाब केसरी की बिजली काट दी गई और कई सारे मीडिया पर्सन्स पर और यूट्यूबर्स पर एफआईआर किया गया। पर क्या दिल्ली मीडिया ने इस पर बात की? भाई मीडिया के पर केजरीवाल सरकार ने हमला किया है, पर क्या दिल्ली मीडिया ने इस पर बात की, इतना हल्ला मचाया कि भगवंत मानतिया से इस्तीफा मांगा गया उस कुकृत्य के लिए? नहीं। दूसरा उदाहरण, पंजाब में ही अमृतसर में हरमंदिर साहब जो पवित्र गुरुद्वारा है हम सबका, हिंदू का, गुरु का, सिखों का, सबका, वहाँ पर एक मुसलमान वज़ू करता है। वहाँ के पवित्र सरोवर में वज़ू मतलब थूक भी देता है और उसके बाद वो वहाँ मस्जिद में नमाज से पहले वज़ू करता है। तो वहाँ वज़ू करने का मतलब नहीं समझ में आ रहा था। खैर, और फिर बाद में वो उंगली दिखाता है जिसमें जो आईसिस के भी निशान है कि एक ही अल्लाह है। और उसके बाद जब उसका वीडियो वायरल होता है तो वो दंभ में, गर्व में, घमंड में कि हमने तो कर दिया, ठीक है यार, माफ़ी मांगा यार, मतलब इस तरीके से बोल के निकल गया। क्या मीडिया ने इस मुसलमान के कुकृत्य पर बात की? नहीं की। इंडिविजुअल छोड़ देते हैं, ठीक है। ममता बनर्जी ने जो किया, उनके काल में जितनी हत्याएं हुई हैं, क्या किसी ने ममता बनर्जी से इस्तीफा मांगा? किसी मीडिया ने? जिस प्रकार से 2017 में अगस्त में जैसे ही योगी जी मुख्यमंत्री बने थे तो 1 अगस्त में गोरखपुर में जापानीज एन्सेफेलाइटिस का जो के कारण कुछ बच्चों की जो मृत्यु हुई थी, और वो मृत्यु सिर्फ उस साल नहीं हुई थी, उससे पहले साल दर साल सैकड़ों बच्चे, हजारों बच्चे मरते रहे, क्योंकि उतना उसकी साफ सफाई या गांव देहात में पूरा कार्यक्रम चलाने के लिए वो सब राज्य सरकार की भी जिम्मेदारियां थी। पर अंततः खराब केसेस खराब होकर अस्पतालों में पहुंचते थे और वो गोरखपुर में मृत्यु होती थी। उस साल तो काफ़ी इस्तीफा मांगा गया और काफ़ी क्या कहते हैं, हो हल्ला हुआ। डॉक्टर कफील खान पकड़ाया, ये वो गिरफ्तार हुआ, उस पर फिल्म भी बना दी जवान, उसने शाहरुख खान ने, और जो सानिया मल्होत्रा का जो क्या कहते हैं कैरेक्टर था वो कुछ वैसा ही। और कफील खान ने बाकायदा थैंक यू बोलते हुए भी कहा। दिल्ली मीडिया ने बहुत ज़्यादा डॉक्टर कफील खान और इनका जो गैंग है उस पर, उसकी गिरफ्तारी पर बहुत ज़्यादा इन लोगों ने वैसे ही आंसू बहाए जैसे उमर खालिद की गिरफ्तारी पर बहाते हैं। पर पिछले 2 साल से यह गोरखपुर में यह मौतें 0 हो चुकी हैं। जो 20 साल से 30 साल से सैकड़ों मौतें हुई थी बच्चों की, हज़ारों लोगों की मौतें हुई थी, वह अब यह बुखार और यह वायरस पूर्ण रूप से वहाँ पर ध्वस्त कर दिया गया है, उसको पे विजय प्राप्त कर ली गई है। मीडिया ने बात की इस पॉजिटिव न्यूज़ के बारे में, एक फॉलोअप डाला कि 2017 में क्या स्थिति थी और आज क्या स्थिति है। और मीडिया का एक इतिहास और निकालता हूँ। मैं क्यों बात कर रहा हूँ साइलेंट मीडिया पर? ये सदैव से भारत विद्रोह, भारत में द्रोह, मतलब भारत के प्रति द्रोह जो इस मीडिया ने किया है ना, दिल्ली मीडिया ने, इससे बड़ा घात, इससे बड़ा द्रोह कोई नहीं कर सकता था। इसने भारत के सारे कुकर्मियों को बचाया है। भारत पर जितने लोगों ने अत्याचार किया 47 के बाद की बात कर रहा हूँ, इसने उन लोगों का साथ दिया है। उसका सबसे बड़ा उदाहरण है आज के दिन 19 जनवरी 1990, आज ही का दिन। कश्मीरी पंडितों को बोला गया कि रलिव चलिव गलिव, कि या तो कन्वर्ट हो जाओ या अपनी बेटियां बहुएं छोड़ जाओ या मारे जाओ, चले जाओ। 5 लाख से ज़्यादा लोग एक रात में निकले
दहशत में पलट के पीछे नहीं देखा। इतनी हत्याएं की गई थी, इतने आतंकवादी, और बाद में उन आतंकवादियों ने अपने इंटरव्यूज़ दिए कि हमने एयरफोर्स के अधिकारी मारे और सब कुछ किया। क्या एक कश्मीर फाइल्स फिल्म आती है तब लोगों को, भारत को पता चलता है कि क्या हुआ था, और उसको भी इस मीडिया ने कन्वर्सेशन हो रही कि सही भी था कि गलत नहीं था, कि क्या था क्या नहीं था। हिंदू मरे तो कोई कहानी नहीं है, और बाकी तो अखलाक और तबरेज़ अंसारी के नैरेटिव आज तक चल रहे हैं, रेहुत वेमुला का नैरेटिव आज तक चल रहा है, और हज़ारों सैकड़ों हिंदू मारे जाएं, उनको निकाल दिया जाए तो कोई बात नहीं। आज बांग्लादेश में भी जो दास जी हैं, जो इस्कॉन के हैं, उनको कोर्ट ले गया, हिंदुओं का वो नेतृत्व कर रहे थे वहाँ पर, और वो चल नहीं पा रहे थे, इतने दिनों से जेल में ही थे, जब से यूनिस सरकार आई है वहाँ पर हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार शुरू हुआ है। और शायद आज जो है उनको वहाँ पर बांग्लादेश में या तो फांसी की सज़ा सुना दी जाएगी, या क्या कहते हैं, अवामी लीग का साथ देने के कारण, या इत्यादि इत्यादि, या लाइफ इम्प्रिजनमेंट, या कुछ ना कुछ ऐसा, कुछ छोड़ा तो नहीं जाएगा, यह तो तय। और किस प्रकार से इस्लामिक सरकार वहाँ की यूनुस की हिंदुओं के साथ क्या अत्याचार कर रही है, तो सोशल मीडिया पे आता है, इसलिए टीवी मीडिया थोड़ा बहुत दिखा देता है, वरना तो, और उस पर भी दोष किसका है, मुसलमान या इस्लामिकों का नहीं, दोष मोदी सरकार का है कि वहाँ जाके बांग्लादेश में कूद क्यों नहीं पड़ रही है, अपने सैनिक क्यों नहीं भेज दे रही, अपने सैनिक क्यों नहीं मरवा दे रही। मानसिकता की बात नहीं की जाएगी, रूट कॉज की बात नहीं की जाएगी। तो यह मीडिया छूट किसको किसको देता है कि उनके सारे कुकर्म अलाउड हैं और वो अपने सारे कुकर्म कर सकते हैं। कुलदीप सेंगर की बात होगी, कुलदीप सेंगर मामले के आधे अधूरे तथ्य उठाकर उसको दोषी साबित कर दिया जाएगा, क्योंकि वह मीडिया के नैरेटिव में फिट होता है कि वह एक सवर्ण है, भाजपा का है और योगी सरकार में है, तो दोषी है, और आधे अधूरे झूठे तथ्य उठाकर उसको दोषी भी करार कर दिया जाएगा, सब कुछ कर दिया जाएगा। उमर खालिद के जो वीडियो सुप्रीम कोर्ट में चले शर्जील इमाम के, वो टीवी मीडिया ने कब दिखाए? टीवी मीडिया पर तो बात हो रही कि 5 साल से लोग जेल में, इनको बाहर आ जाना चाहिए था। उनके कुकृत्यों पर बात क्यों नहीं हो रही? बहुत सारी किताबें लिखी जा चुकी हैं इस पूरे दिल्ली दंगे पर, तो उस समय कपिल मिश्रा को दोषी ठहराया जा रहा था। दिल्ली मीडिया आज भी लोग कहते हैं गोदी मीडिया है इत्यादि, कुछ गोदी नहीं है। वह सरकार के खिलाफ आज भी खड़ा है। काम इतना हो रहा है कि इग्नोर नहीं कर सकता है, बात करनी पड़ती है, बात बोलनी पड़ती है। दूसरा, उसका एक चरित्र यह है कि दिल्ली मीडिया में कुछ लोगों ने 2 चेहरे रखे हैं कि जब इनकी सरकार आएगी तो ये चेहरे सामने आ जाएंगे, और जब इनकी सरकार आएगी तो कि मजबूरी है, मोदी सरकार तो आ ही गई है, और ये एक एनोमली है विश्व के लिए भी और दिल्ली मीडिया के लिए भी। आज तक तो वो लोग लुटियंस में रहते ही इसीलिए थे क्योंकि नेता जो है लुटियंस के 110001 नाम के पिन कोड से ही निकलता था भारत का प्रधानमंत्री, यही उनको पता था, तो वो वहीं अपना इन्वेस्ट करते थे, वहीं उन्हीं के आसपास संबंध बना के रहते थे। और उसका नतीजा हमने 2004 से 2014 के बीच में नीरा राडिया टेप्स के माध्यम से भी देखा कि लुटियंस दिल्ली भारत को किस तरीके से प्रभावित करती है। मुंबई में बम विस्फोट हो रहे थे, लेकिन स्पिरिट ऑफ मुंबई चल रहा था कि मुंबई का तो जीवन और ट्रेनों की जो बदहाल स्थिति है, सब कुछ एक खराब शहर, एक खराब जीवन, वहाँ लोग अभिशप्त हैं जीने के लिए, लेकिन उसको स्पिरिट ऑफ मुंबई बता दिया जाता है। पाकिस्तान अमन की आशा मीडिया कैंपेन चला रहे थे, टाइम्स ऑफ इंडिया का कैंपेन था अमन की आशा, जिसको सरकारी सहयोग मिला, और इसमें बहुत सारे पत्रकार लोग गए थे। वो कहेंगे कि अटल जी भी तो बस लेकर गए थे, तो अटल जी बस लेकर गए थे तो उन्होंने कारगिल झेला था, उसके बाद तो नहीं गए थे। फिर 2011 के हमले के बाद ये मीडिया कैसे चली गई? बस कुछ चंद्र पत्रकारों को वहाँ पर, बात सिर्फ पत्रकारों, ये नैरेटिव सेट करते थे। नैरेटिव कैसे सेट करते थे, इनका दम्भ क्या था? टाइम्स ऑफ इंडिया के एक एडिटर थे पटगांवकर, वह कहते थे कि भारत के पीएम के बाद सबसे महत्वपूर्ण रोल, सबसे महत्वपूर्ण पद जो है वो टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर का है, जो हूँ इस समय मैं। ये दम्भ था उनका, यह वो कह सकते थे
क्योंकि वन वे मीडिया नैरेटिव था। आज कहेंगे आप कि अभी जैसे वाराणसी में मणिकर्णिका घाट टूट रहा है या उसको बनाया जा रहा है, तो मणिकर्णिका घाट पर जो परिवार जो वहाँ का सारा कर्मकांड देखता है, डोम राजा परिवार जो हैं, जो प्रस्तावक भी रहे मोदी जी के, उनके अनुसार यह कार्य हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर लाशें जलाई जाती हैं, निरंतर जलती रहती हैं। क्या एक शमशान घाट का पुनरुद्धार नहीं हो सकता, जीर्णोद्धार नहीं हो सकता, बेहतर सिस्टम्स नहीं लग सकते, बेहतर वहाँ पे लकड़ियाँ इतनी आती हैं, लकड़ियों को आप कभी गए हो तो आप देखिए वहाँ कितनी अव्यवस्था रहती है, राखें जलती रहती हैं, राख हटाने के सिस्टम, तो उसके लिए वहाँ पर उसको नए सिरे से बनाना आवश्यक था। लकड़ियाँ गिरती थी, श्रद्धालुओं को लगती थी, वह उसी गंगा घाट के बगल में है जहाँ से आप काशी कॉरिडोर के अंदर जाके महादेव का दर्शन करते हैं। तो वहाँ व्यवस्थित किया जा रहा है, और उसमें क्या है, फर्जी मूर्तियाँ लाकर, फर्जी एआई वीडियोस बनाकर कितनी ज़्यादा चर्चा हो रही है इसकी मीडिया पर। चर्चा हम लोग कहते हैं सोशल मीडिया जो है बहुत पावरफुल हो गया, बिल्कुल हुआ है, पर आज भी मेन स्ट्रीम मीडिया के आगे कहीं नहीं है। मेन स्ट्रीम मीडिया इस समय सोशल मीडिया इग्नोर नहीं कर पा रहा, ये उसकी तकलीफ है। लेकिन नैरेटिव या एक कौन सी घटना पर कितनी बातचीत होगी, किसको कोने में दबा दिया जाएगा, किसको नहीं दबाया जाएगा, इसका कार्य दिल्ली मीडिया आज भी करती है। और उसका पूरा जो ताकत होती है, किस खबर पर कितनी ताकत लगानी है, यह कार्य वही करते हैं। एक उनका हथियार है चुप्पी, साइलेंस, कहाँ चुप हो जाना है, कहाँ नहीं बोलना है और कहाँ पर बोलते रहना है। कोरोना टाइम में हमने देखा कि क्या किस प्रकार के नैरेटिव चल रहे थे और रेमडेसिविर का किस तरीके से हल्ला किया जा रहा था, जबकि एक्सपर्ट्स बुला रहे थे। और जो भी जब देश इतनी बड़ी विपदा में था, इस मीडिया ने देश का साथ नहीं दिया, इसने सिर्फ हवा क्रिएट किया। इसको कुछ नहीं पता था, दिल्ली मीडिया जो है इन लोगों को कुछ पता नहीं था, लेकिन एक लाइन ले ली थी कि यही समय है, इस पे ही सरकार को घेर लेना है और इनको गिरा देना है। क्योंकि तब तक ट्रंप इसी कोरोना के कारण जा चुके थे। जब अमेरिका की सरकार बदल गई तो भारत की भी तो बदल ही देंगे। लोग क्या है, इतनी पॉपुलेशन है, थोड़े बहुत मर भी जाएंगे तो क्या होगा, जनता तो रहेगी, भूल तो जाएगी। यह इनके हथियार है। कश्मीरी पंडितों की हत्याएं भुला दी, पंजाब पे हुआ अत्याचार भुला दिया, और आज यह हिम्मत की हरमंदिर साहब में सरोवर में, पवित्र सरोवर में एक मुसलमान जाकर वजू करता है, उसकी कोई आवश्यकता हो थूक भी देता है उसमें, तो कोई कुछ नहीं कहता है, न बेअदबी हो रही है, न कुछ हो रहा है। और उसी जगह से 100 मीटर दूर अकाल तख्त के लोग हैं, अकाल तख्त हैं, जो मुख्यमंत्रियों को बुला के माफ़ी मंगवाते हैं, पर उस आदमी का अभी तक कुछ नहीं हुआ। कितने लोगों को तलवारों से काट दिया बेअदबी के नाम पे इन्होंने, पर क्या है, उस आदमी को अलाउड है, वो सब कर सकता है। क्यों? क्योंकि मीडिया किसी मुसलमान को बुला के नहीं पूछती कि ये क्या किए हो, हमारे मंदिरों को अपवित्र करने क्यों गए थे। मणिकर्णिका पर बात हो रही, हरमंदिर साहब पे बात नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि योगी राज में वहाँ की व्यवस्था, उसको व्यवस्थित किया जा रहा है, और वहाँ तो वो थूक रहा है तो उसको फ्री हैंड है। यह मीडिया छूट किसको देती है, किसको सब कुछ कहना है, किससे सवाल नहीं करती। सबसे बड़ा सवाल यह कि मीडिया मालिकों ने आज तक कभी कोई इंटरव्यू क्यों नहीं दिया है, इनसे क्यों नहीं सवाल पूछे जाते हैं कि ये कैसे एक दिल्ली में बैठकर भारत के जो अपने आप को चौथा लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहते हैं, उसमें कैसे ही कुछ लोगों का कार्टेल है। रजत शर्मा जी हैं, अरुण पुरी जी हैं, विनीत जैन जी हैं, यही लोग तो वहाँ के मालिक हैं दिल्ली मीडिया के। जी के थे तो चैनल तो प्लस माइनस होते रहते हैं, पर मुख्य रूप से काबिज कौन है सदैव से। बहुत सारी इंडस्ट्रीज में कंपनियां आती हैं, बंद होती हैं, चली जाती हैं, पर यहाँ तो पूरा एकाधिकार, यहाँ तो माफियागिरी चल रही है। इनके अलावा और कोई पूरे मीडिया स्पेस पर कब्जा कर ही नहीं सकता। और केजरीवाल जैसों को पूरी अपनी बैंडविड्थ लगा के भारत में एक नेता के रूप में स्थापित कर दिया जाता है। उसका बैकग्राउंड किसी को नहीं पता होता है कि वो कांग्रेस से ही आ रहा था, कांग्रेस का ही ट्रेनर था।
जब 1 महीना आपने बैठ के मीडिया ने यह बताया कि IRS अधिकारी था, रिटायर मतलब VRS ले लिया, यह किया, तो ये क्यों नहीं बताया कि वो कांग्रेस के आम आदमी पार्टी संगठन से ही निकल के आ रहा था? कितना छिपाना है, कितना बताना है, यह मीडिया की ताकत है। और इसका नुकसान हम हिंदुओं को ही झेलना पड़ा है, क्योंकि बेनेट एंड कॉलम इंडिया, वो टाइम्स ऑफ इंडिया अंग्रेज़ों का ही था, जो बाद में अंग्रेज़ों के बनाए हुए व्यापारियों ने ही खरीद के उसको चलाया। बजाज जी थे और बिरला जी थे, उनका ही हिंदुस्तान ग्रुप रहा, जिस पर एडिटोरियल कंट्रोल विनोद शर्मा जैसे लोगों का रहा, जो गिलानी जैसे सेपरेटिस्ट के जहाँ जाके गले मिलते थे और पांव पड़ जाते थे, क्योंकि जम्मू कश्मीर से भी बहुत पैसा आता था। आर्टिकल 370 था, तो पैसा जितना जाता था ऑडिट होता नहीं था, मीडिया में बढ़ता था। इस हद तक कि बरखा दत्त का नाम जोड़ा गया, जम्मू कश्मीर बैंक के मैनेजर जो थे उनके साथ उनके व्यवहार बताए गए। कल उमर अब्दुल्ला जो कि CM हैं, वहाँ पर NDTV की पूर्व पत्रकार निधि राजदान, उमर अब्दुल्ला के अभी तक तलाक नहीं हुआ, सचिन पायलट की बहन से था। यह भी है कि हाँ भी लव जिहाद चल रहा है, कोई बात नहीं, क्यों लुटियंस में रहते थे सब, बच्चे बड़े हो गए, मिल गए, देख लिया आपस में, उसको CM बनना था वहाँ का, उमर अब्दुल्ला को कश्मीर का बनना ही था, बाप फारूक अब्दुल्ला। सचिन पायलट को राजस्थान का बनना था, अभी तक बन नहीं पाया, खैर कगार में रेस में तो है। तो सबको पता था यही बच्चे आगे बढ़ के CM बनेंगे अपने अपने प्रदेश के, तो अगर आपस में शादियां हो जाती क्या ही दिक्कत है। लेकिन हम उमर अब्दुल्ला ने छोड़ दिया। निधि राजदान जो कि पत्रकार हैं, उनके वीडियोस आते हैं लोग के कि लंदन में एक सेम घर में रहते हैं और दोनों ही अगर अपने वीडियो कॉल्स करते हैं तो सेम कमरे से ही करते हैं, मतलब पब्लिक नहीं है। और कल वो मुख्यमंत्री की मीटिंग में बैठी हुई थी निधि राजदान। तो जो कश्मीर में हुआ, जो कश्मीरी हिंदुओं के साथ हुआ, वो कोई बात नहीं करता। आज 19 जनवरी है, कोई मीडिया याद दिला रहा है कि हिंदुओं के साथ कितनी बड़ी घटना हुई थी? कोई 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट भी देने का प्रयास कर रहा है क्या? बात कर लो भाई, 5 लाख हिंदुओं ने अपना घर छोड़ा था, नहीं। आज सरकार वहां पर केंद्र शासित है, अब किस बात का भय है? देश में राष्ट्रवादी सरकार है, अब किस बात का भय है? मानसिकता। ईरान में महिलाएं सड़क पर आई हैं, जो भी नैरेटिव चल रहा है वहाँ पर, और कि वहाँ सरकार को चल रही है, 12,000 लोग को मार रही है। ईरान का रेवोल्यूशन नहीं, वो महिलाओं की आज़ादी की बात नहीं। फेमिनिज्म वो है जो यहाँ पे सो कॉल्ड स्यूडो लिबरल फेमिनिज्म का जो घोल पिलाया जा रहा है, वो के एजेंडा चलाया जा रहा है, वो है, उस पर बात होगी। फेमिनिज्म का शिकार हिंदू होगा, इस्लाम का अत्याचार करे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। छूट मिली है, वर्ल्ड ओवर ये छूट मिली है। तो दिल्ली मीडिया का शायद इलाज हो जब कोई वाकई में राष्ट्र के प्रति समर्पित लोग हों। उसका अपना फाइनेंशियल भी गड़बड़ है। दिल्ली मीडिया का इकोनॉमिक्स कभी भी एडवर्टाइजमेंट के बल पर नहीं आता है, सरकार से एक्सेस के बल पर उसको पैसा मिलता है। सरकार एक्सेस देती है तो ठीक, बहुत पैसा कमा लेंगे, नहीं एक्सेस देती तो कोई बात नहीं। और दम्भ भी तो है, सबको सोशल प्रोफाइल वो ही बनाते हैं, नेताओं को नेता वो बनाते हैं, TV पर चेहरे वो चमकाते हैं। तो ये सब पावर तो है ही उनके पास, और आज भी है। तो 19 जनवरी की इस घटना के शोकाकुल घटना जो हुई थी, उसके साथ वो पिछले कुछ दिनों की घटनाओं को लेकर एक पैटर्न दिखता है, और सदैव दिखता रहा है, वो आज भी दिख रहा है। बदले हालात नहीं है, 30-35 साल हो गए, ज़्यादा ही हो गया, तो क्या ही कहें। तो इसी के साथ आज की चर्चा का समापन करते हैं। आप लोग की क्या राय है दर्शकों, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो लाइक करें, शेयर करें, आपके माध्यम से बातें दूर जाती हैं। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। प्रारब्ध। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।